नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज से गोरखपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरक्ष प्रांत की 3 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और आपको बता दें कि माधव धाम में भी इनकी अहम बैठक होने वाली है। तो मोहन भागवत आज कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से माधव धाम में ये बैठक होने वाली है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। सुभाष गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे मोहन भागवत के दौरे को लेकर। जी बिल्कुल राजश्री, देखिए आज मोहन भागवत शाम को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे 20 से 22 तारीख तक चलने वाले 3 दिवसीय बैठक में वो शामिल होंगे, जिसमें आपको बता दें कि यह बैठक प्रांतीय कार्यालय माधव धाम में होगी, जहाँ पे आरएसएस के तमाम जो है कार्यकर्ता व तमाम जो है उसके पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि 20 और 21 मार्च को मोहन भागवत संघ की संगठन श्रेणी व जागरण श्रेणी की बैठक लेंगे, जिसमें प्रांत कार्यकारिणी भी शामिल होगी। अंतिम दिन यानी कि 22 मार्च को शाम को गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में संघ एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और 22 तारीख को ही वो वापस चले जाएंगे। जी राष्ट्रीय। चलिए, और एक तरह से देखा जाए तो ये काफी अहम भी होगा, क्योंकि अभी जीत हासिल हुई है, आगामी चुनाव भी हुए हैं और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख अगर मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो तैयारियां क्या कुछ की गई है? देखिए रात्रि, आपको बता दें कि यह तैयारियां यहाँ पूरी तरीके से कर ली गई है, क्योंकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जो है शपथ ग्रहण करेंगे। उसको लेके जो भी है यहाँ पे पूरी तरीके से आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया था, इसको लेकर भी यहाँ पे काफी उत्साह है। आपको बता दें कि हालांकि यह कार्यक्रम वो आरएसएस का अपना पर्सनल है, जिसमें जो है क्या नाम है, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये पर्सनल कार्यक्रम है जिसमें जो है आरएसएस प्रमुख आज शामिल होने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए, अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार पार्टों से पहले आज सीएम गोरखपुर में आम नागरिकों की संगोली मना रहे हैं। सीएम की अगुवाई में आज गोरखपुर के घंटाघर से नरसिंह शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने गुलाल और फूल उड़ाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापसी को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के कोटे से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल के साथ 18 मार्च को मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर की इन नेताओं के साथ मुलाकात करीब घंटे भर चली। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजभर की पार्टी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर जो है निराधार है। पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ ही है और रहेगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर हरीश रावत ने ट्वीट किया है और आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होने की अपील की। हरीश रावत ने लिखा कि इतिहास जो है दोष देने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए भी होता है। बाराबंकी के जैतपुर कोतवाली क्षेत्र में पत्थर से कुचलकर युवक की निर्मम हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को बाहर निकाला है और जांच जारी है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में होली खेलते समय 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूब लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। आजमगढ़ में कपड़ा फाड़ होली को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच कर रही है। ललितपुर में 2 लोगों ने अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि एक सप्ताह में ललितपुर में 1 दर्जन लोगों ने फांसी लगाई और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है।
फतेहपुर में दो पक्षों में रंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है। होली के दिन प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में दो युवकों की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह से दो पक्षों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। एटा में होली के बाद जेल में बंद कैदी के परिजनों से कैदियों से मुलाकात न हो पाने पर जेल के सामने रोड जाम कर दिया गया और कैदियों से मुलाकात करने पर लोग यहां पर अड़े रहे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और जेल प्रशासन ने कैदियों के परिजनों को समझाया, जाम खुलवाने की कोशिश करते नजर आए। हरदोई में दुकान के शटर पर पेशाब करने से मना करने पर दबंगों ने पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। रायबरेली के कचहरी रोड में कार से आए बदमाशों ने वी मार्ट के मैनेजर का अपहरण कर लिया। वहीं अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर के चुलकाना थाना क्षेत्र में 13 हिस्ट्री शीटर अपराधियों के आत्मसमर्पण करने के बाद गांगलहेड़ी थाने में भी 8 हिस्ट्री शीटरों ने थाने पहुंचकर भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई है। वहीं अपराधों में संलिप्त अपराधियों की जानकारी देने और पुलिस का पूरा सहयोग करने की बात कहती नजर आई। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र में होलिका दहन में दारू के नशे में एक युवक ने आग में छलांग लगा दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए जद्दोजहद जारी है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। 20 मार्च को विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक में विधायक दल के नेता की घोषणा होगी। कल देहरादून पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। विधायकों से राय शुमारी करेंगे पर्यवेक्षक। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है, पर्यवेक्षक बनाया गया है उत्तराखंड में। तो कल देहरादून पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी और विधायकों से राय शुमारी पर्यवेक्षक करते नजर आएंगे। तो पहाड़ पर दावेदारी है और अब किसकी बारी है। बार बार धामी के नाम ही सामने आ रखे हैं। हालांकि मदन कौशिक इसमें नाम में आगे चल रहे हैं। हरिद्वार से विधायक हैं, बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। धन सिंह रावत का नाम भी इसमें आगे चल रहा है। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और श्रीनगर सीट से विधायक हैं। केंद्र में मंत्री और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सतपाल महाराज का नाम भी इसमें चल रहा है। गणेश जोशी मसूरी से रिकॉर्ड बनाकर फिर से चुनाव जीते हैं। देहरादून जिले का ब्राह्मण चेहरा है पुष्कर सिंह धामी। हालांकि खटीमा से चुनाव हार गए हैं और धामी के चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है इस बार प्रदेश में और पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। अब कैबिनेट में लगातार मंथनों का दौर चल रहा है और इस बीच राजनाथ सिंह जो है वो पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम के नाम को लेकर सूत्रों ने भी अहम दावे किए हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी की है। अब भारतीय जनता पार्टी में सीएम के नाम के लिए मंथन जारी है। सूत्रों का दावा है कि पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम का चेहरा घोषित किया था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा 2 मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद गई थी। पुष्कर सिंह धामी से पहले सत्ता की बागडोर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने संभाली थी। पार्टी ने धामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हुए चुनाव लड़ा और जीत मिली, लेकिन धामी खुद चुनाव हार गए। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफे की पेशकश की है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ दिनों पहले दिल्ली में बैठक हुई थी। हार के बावजूद उत्तराखंड में भाजपा की शानदार जीत के लिए कई पार्टी नेता धामी को श्रेय देते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री के मनपसंद चेहरों की लिस्ट में धामी हमेशा विकल्प रहे हैं। अगर पार्टी धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े असंतोष की आशंका को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।
उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते के शुरू में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नाम साफ हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 22 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मेगा इवेंट की तरह आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय नेताओं के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का उत्तराखंड के सभी जिलों और मंडलों में एलईडी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी जिला एवं मंडल इकाइयों के पदाधिकारी स्थानीय नेताओं को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके चुनावी रण जीता। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सांसद और 35 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम बने? आखिर कैसा रहा महंत योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर? इस रिपोर्ट के जरिए में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रमुख हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा 1998 के सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे। वो गोरखपुर से लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में सांसद बने। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार कई बार सुर्खियों में रही, लेकिन इसके बावजूद 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत के साथ पार्टी में योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया है। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से हो रही है। कई मायनों में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह काफी खास होगा। इस समारोह में कोई कमी ना रहे, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये समारोह रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस शपथ समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। खबर है कि योगी के शपथ समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं को बुलाने की तैयारी है। इस सब के अलावा उन प्रदेश भर से लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। इकाना स्टेडियम का निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। बाहर से मुगल आर्किटेक्चर वाला और अंदर से खेलों के लिए सभी सुविधाओं से लैस है ये स्टेडियम। लेकिन 2018 में योगी सरकार ने इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया था। यहाँ पर अभी एक T20 मैच का आयोजन किया जा चुका है। इस स्टेडियम की क्षमता 50,000 के करीब बताई गई है। लेकिन क्रिकेट का ये स्टेडियम अब योगी के दूसरे कार्यकाल का साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ पर सीएम योगी तो शपथ लेंगे ही,
उनके दूसरे संभावित मंत्री भी इसी मंच से शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना है। एकाना स्टेडियम में होने जा रहे इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बीजेपी यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन करने की योजना बना रही है। हर जिले में एलईडी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का प्रसारण किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी की नई सरकार में अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसमें अनिल राजभर, रामपाल वर्मा और कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह का नाम लगभग तय है। बीजेपी चुनाव में ओबीसी वर्ग के नेताओं के छोड़कर जाने से बने गैप को किसी भी हाल में भरने की तैयारी करेगी। करीब 20 साल बाद उत्तर प्रदेश अब एक और इतिहास रचने की ओर है, जहां पर योगी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है और इसी इकाना स्टेडियम में 6 दिन बाद ये इतिहास रचा जाएगा। यहां पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। कई बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, केंद्र के मंत्री सब यहां पहुंचेंगे। और इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी न्योता दिया गया है। देखना होगा कि उनमें से कौन से नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं। लेकिन ये पहला आयोजन ऐसा होने जा रहा है, ऐसा शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिसमें नेताओं के अलावा आम जन को भी बुलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें जो लाभार्थी रहे उत्तर प्रदेश के, उनको भी मौका दिया जाएगा कि शपथ ग्रहण का हिस्सा बने वो। और इस स्टेडियम की खासियत है कि 50,000 ज्यादा इसमें कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो मैदान है उसमें भी जो मंच सजेगा वहां पर करीब 20,000 आदमी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं 70,000 लोग गवाह होंगे इस शपथ ग्रहण के 2.0 के। योगी आदित्यनाथ की जो 2.0 सरकार चलने जा रही है, ये उसके गवाह बनेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कान्हा स्टेडियम की हैं, जहां पर तैयारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और 6 दिन बाद यहां पर आयोजन होना है। कई अधिकारी लगातार यहां पर आवाजाही बनाए हुए हैं, यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नवनीत सहगल यहां पर भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और वो भी जायजा ले रहे हैं। हर घंटे पे पूछा जा रहा है अधिकारियों से कि तैयारियों का क्या हाल है। और इसके अलावा जो अमित शाह है वो भी माना जा रहा है कि 21 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और कैबिनेट में कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं उसको लेकर मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि 2 ऐसे पुलिस अफसर हैं जो माननीय हो चुके हैं, उनको मौका दिया जाएगा और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसमें दयाशंकर सिंह और शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नाम हैं जिनको पहली बार मौका मिलेगा, जो योगी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। 25 से ज्यादा लोग यहां पर शपथ लेंगे, जिसमें राज्य और कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे और उसके बाद तय होगा कि उनको कौन से विभाग दिए जाएं। तो फिलहाल तैयारियों को जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका है और देखना होगा कि कब ये शपथ ग्रहण का जो मंच सजता है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर कदोई, जनता टीवी लखनऊ। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।